दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं 5 और 6 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को। आप कहेंगे सर 5-6 नंबर क्यों? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कल करवा चौथ का प्रोग्राम था, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो चलिए आज देख लेते हैं 5 और 6 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ की जरूरत होगी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप टेस्ट भी दे सकते हैं, उसका लिंक भी दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमारे लिए खास है। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया, जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके सामने एक और एप्लीकेशन आने वाला है, स्टडी 91 प्लस। आप कहोगे सर उस एप्लीकेशन में क्या खास है? तो पहले आप आकर के यहाँ पर खास चीज़ें देख लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वहाँ पर अगला वर्जन हम क्यों दे रहे हैं। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा और तब इसका उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन में लिख रहा है कि कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? 2 कथन दे रहा है, इसका उत्तर आपको बताना है। नाम क्या है क्वेश्चन का? कोविड-19 अभी चल रहा था और उसी के संबंध में श्री शक्ति चैलेंज आया था। ठीक है, इस श्री शक्ति चैलेंज में क्या था? पहला कथन लिख रहा है कि माई गवर्नमेंट ने यूएन वीमेन के साथ मिलकर, यानी यूनाइटेड नेशन वाला, तो याद रखिएगा यूएन वीमेन के साथ मिलकर कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज को अप्रैल 2020 में स्टार्ट किया था। ठीक है, ये कथन पहला है। दूसरा कथन लिख रहा है कि इसका उद्देश्य महिलाओं को स्टार्टअप समाधान देना। देखिए क्वेश्चन को इन शॉर्ट पढ़िए। ठीक है, महिलाओं को स्टार्टअप का समाधान देना, यानी महिलाओं को प्रेरित करना, महिलाओं को प्रोत्साहित करना। किस काम के लिए? स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप मतलब नया नया खोज करने के लिए, नया नया इनोवेटिव आइडियाज के लिए, नए नए बिजनेस में लाने के लिए। ठीक है, ताकि महिलाओं का दल जो है वो भी पुरुषों के साथ कदम बढ़ाकर आगे चल सके, इसीलिए आया था श्री शक्ति चैलेंज। तो क्या है? सत्य है। जी हाँ दोस्तों, यहां दिए गए दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अप्रैल 2020 में अभी इसी वर्ष जो है स्टार्ट किया गया था और इसी वर्ष कोविड-19 भी आया था यार, तो खास है ना। मार्च से पहले तो भारत में था नहीं। अरे मार्च में जब कनिका कपूर का इशू आया होली के टाइम पर, तब तो पता चला कि नहीं पूरे भारत में कोरोना फैल रहा है, धीरे धीरे अपने पांव प्रसार रहा है, तब जाकर के गवर्नमेंट एक्टिव होती है और 22 मार्च को पहला जो है लॉकडाउन किया गया था। फुल लॉकडाउन जो हुआ था भारत बंद, वो 22 मार्च वाला हुआ था। ठीक है, तो उसी के बाद अप्रैल 2020 में ये स्टार्टअप वाला जो है काम हुआ था। तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को स्टार्टअप का समाधान देना। बाकी बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको पढ़ने और उलझने की जरूरत नहीं है। आप करंट अफेयर को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ो, छोटे छोटे टुकड़ों में याद रखो, चीजें आपको बेहतर ढंग से याद रहेंगी। चलिए, अच्छा, इसमें महिलाओं को स्टार्टअप के लिए दोस्तों फंडिंग भी किया गया, फाइनेंशियली भी उनको जो है हेल्प दिया गया, 2-2 लाख रुपए दिए गए, तमाम चीजें थी। और इसमें जो है 3-3 लोगों के ग्रुप को विजेता टीम भी बनाया गया, तो ऐसे करके चला है काम। बाकी सारी चीजें वही जो मैंने पढ़ाया अभी वही दे रहा है। ठीक है, देखिए देख भी लीजिए। कह रहा माई गवर्नमेंट ने यूएन वीमेन के साथ मिलकर के यह कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज चलाया था। अप्रैल 2020 में इसको स्टार्ट किया था। महिलाओं को स्टार्टअप समाधान देने के लिए और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें शीर्ष 3 प्रविष्टियों का चयन किया गया और प्रस्तुत समाधानों की उच्च गुणवत्ता को देखते हुए 3 अतिरिक्त प्रविष्टियों का भी जो है चयन किया गया, जिनको एक अलग ग्रुप में रखा गया, प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, एक अलग ग्रुप बनाया गया, प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस। अच्छा, ये सब क्यों हुआ दोस्तों? कुल मिला जुला के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं का रुझान स्टार्टअप की तरफ करने के लिए ऐसा हुआ। अच्छा, जो 3 विजेता लोग थे उनका नाम क्या था? और जो बाद में जो नई वाली श्रेणी आई प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस, उसमें जो 3 लोग उनका नाम क्या था? तो डॉक्टर पी गायत्री हेला, रोमिता घोष, ये दूसरी हो गई। ठीक है, ये आपका पहली होगी। और 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया, डॉक्टर अंजना राम कुमार और डॉक्टर अनुष्का अशोकन। ठीक है, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से चुना गया। वहीं प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन की श्रेणी में भी 3 लोग हैं, वसंती पलनीवेल है, सीवी कपिल है, जया परामर और अंकिता पराशर एक साथ है। ठीक है, तो सिंपली आपको ध्यान देना है कि हाँ, ये योजना आई थी और ये इस योजना से संबंधित ये तथ्य हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में न्यूजीलैंड में, कौन से देश में? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है बताइए? न्यूजीलैंड पहले है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया से आगे तस्मान सागर है ना, तस्मान सागर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे न्यूजीलैंड पड़ जाएगा, कैनबरा वाला। ठीक है, तो वेलिंगटन राजधानी इसकी। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड में
भारतीय मूल की किस महिला को मंत्री बनाया गया। देखिए अब देश विदेश में भी भारतीय लोग जो है अपनी पहुंच बना रहे हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं वो राष्ट्रपति चुने गए हैं, पढ़ा था आपने ना। उसी तरह से यहाँ पर देखिए मंत्री बनाई गई, कहाँ पर, न्यूजीलैंड में। भारतीय मूल की हैं, नाम बताना है। लेकिन राजकुमारी अमृता कौर, अरे जब संविधान में जो संसद में जो है संविधान बनाया जा रहा था ना, तब राजकुमारी अमृता कौर थी, आज का मैटर नहीं है, ठीक है। तो ये तो खाली बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रहा है। दूसरा लिख रहा है प्रियंका राधाकृष्णन, आप बताइए इसका उत्तर। नवजात वलाउद बोलगाशे, ये तो नाम से सर इंडियन नहीं दिख रहा है, ठीक है, और ये भी इंडियन नहीं, तो इंडियन यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रियंका राधाकृष्णन आपका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूजीलैंड में इनको कैबिनेट में शामिल किया गया, उनको मंत्री बनाया गया, भारतीय मूल की महिला है, तो ये इंपॉर्टेंट, आप इमेज देख लीजिए इनका, ठीक है। ये प्रियंका राधाकृष्णन है। लिख रहा है कि 2 नवंबर 2020 को न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिडा अर्डन ने अपनी कैबिनेट में इनका चुनाव किया। इनका जन्म दोस्तों कहां पर हुआ था, तो चेन्नई में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके परिवार वाले कहां रहते थे, केरल के रहने वाले थे, ठीक है। प्रियंका ने स्कूली पढ़ाई सिंगापुर से की थी, इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो न्यूजीलैंड चली गई थी। वे सितंबर 2017 में लेबर पार्टी से पहली बार सांसद भी चुनी गई थी। 2019 में एथनिक कम्युनिटी मंत्री को संसदीय निश्चित सचिव बनाया गया था, और उसके बाद दोस्तों उनको यह पद दिया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन और दमदार है, भारत और जापान द्वारा समर्थित तुर्गा पंप स्टोरेज परियोजना। देखिए इसको भारत और जापान ने समर्थन किया, और ये परियोजना जो है किस जो है राज्य में बनाई जा रही है ये बताना आपको, तो तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। देखिए भारत और जापान मिलकर के इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, इस परियोजना पर। इस परियोजना का नाम फिलहाल याद रखेगा, तो परियोजना का नाम है तुर्गा पंप स्टोरेज परियोजना। तुर्गा पंप स्टोरेज परियोजना ये पश्चिम बंगाल से संबंधित परियोजना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, एक पंप परियोजना है, कुछ खास यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चीजों को याद रखेगा, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा है कि यह परियोजना पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास और लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट में अपना योगदान देगी। कुल मिला करके पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में अयोध्या पहाड़ियों में स्थित तुर्ग नाला के बारिश के जल से 4 रिसर्सिबल पंप टरबाइन के माध्यम से 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। कुल मिला के पंप परियोजना है। पंप परियोजना के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जल विद्युत से संबंधित होता है। भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। बहुत छोटी ट्रेन है, केवल 2.5 किलोमीटर के लिए इसको विकसित किया गया, ज्यादा पैसा वैसा भी नहीं लगा, केवल 60 करोड़ रुपए लगे हैं। 2.5 किलोमीटर में 60 करोड़ रुपए, ठीक है। और केवल 3 बोगी है इस ट्रेन में, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, सिर्फ 3 बोगी है यहाँ, ठीक है। और सौर ऊर्जा से, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन है, ठीक है। तो काफी अच्छा है दोस्तों, ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव रहा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन, और ज्यादा लोग भी नहीं बैठेंगे, एक बार में 3 बोगी में 45 पैसेंजर के बैठने की व्यवस्था बनाई गई। और इस तरह की अपने आप में अनोखी ट्रेन है। क्यों अनोखी? क्योंकि यह भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन है, और ये चलाई जा रही केरल में। कहां पर? केरल में। तो केरल आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए, पहली है ना इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया वही सारी चीजें यहाँ पर लिखा जा रहा है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। पिनराई विजयन आपके मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, WWF वाटर रिस्क फिल्टर, वाटर रिस्क फिल्टर में 100 में से कितने भारतीय शहरों को 2050 तक पानी के जोखिम में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। मतलब आप देख रहे हैं दोस्तों, आप ऐसे समझो ना, आज भी अगर आप मुंबई चले जाओ तो वहां पर पानी का जोखिम बहुत ज्यादा है, ठीक है। पानी के हालात क्या है आप लोग उससे वाकिफ होंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, मुंबई, दिल्ली, इस तरह के बड़े शहरों में चले जाओगे, बेंगलुरु वगैरह में, तो हर जगह पानी की किल्लत है। तो आने वाले समय में ये कह रहा है आंकड़ा यहाँ पर दिया जा रहा है WWF के द्वारा कि 2050 तक में पूरे भारत में 30 ऐसे शहर हो जाएंगे जिनको पानी से जुड़ी जोखिम यानी रिस्क का सामना करना पड़ेगा एक बड़े लेवल पर, ठीक है। और अगर हम लोग अपने संसाधनों का इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं करें ना, तो केवल 30 शहरों को नहीं, ऐसे भारत में 3000 शहरों को भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंकड़ा है दोस्तों याद रखेगा, वो 30 शहरों का आंकड़ा है अभी हमारे पास, ठीक है। तो इसको याद रखेगा 30 शहर। और इसमें देखिए दिख रहा है कि 2050 तक में भारत में 30 शहर
शहर पानी के जोखिम के लिए सामना करेंगे, जैसे जयपुर 45वें स्थान पे, इंदौर 75वें पे है, ठाणे इस सूची में सबसे ऊपर है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, जितने भी आपके मेट्रो सिटी हैं वो सब भी इसमें है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी चीन वगैरह के भी शहर इसमें शामिल हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा किस भारतीय राज्य द्वारा गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट की व्यवस्था की गई है। ठीक है, मुफ्त इंटरनेट की व्यवस्था किस राज्य में किया गया? क्या गजब का, अगर ऐसे जगह जाने को मौका मिल जाए जहाँ फ्री में इंटरनेट चलाने को मिल जाए, क्या मजा आ जाएगा। अरे मैं तो क्या देखूंगा, मैं तो अमेजन प्राइम देखूंगा, मैं तो नेटफ्लिक्स देखूंगा, मैं तो हॉटस्टार देखूंगा, बस यही देखते रह जाओगे, यही देखते रह जाओगे, कभी इससे आगे बढ़ के नहीं सोचोगे। अरे छोड़ो ये सब बातें, छोड़ो कल की बातें, ये सब बात पुरानी है। आगे मेहनत करो, अच्छे से काम करो, ताकि बहुत कुछ देखने को मिले। क्यों इन सब में टाइम वेस्ट करते हो? फिलहाल इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था और फ्री इंटरनेट पहुंचाया भी गया, और ये काम भी किसके द्वारा किया गया है? तो केरल सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है, काफ़ी अच्छा काम केरल सरकार कर रही है आजकल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, हर घर में जो है मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वह हवाई अड्डा जिसका नाम बदलकर वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक है, वीर सुरेंद्र साई, ये गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। ठीक है, अपने यहाँ पर गरीबों के मसीहा यानी गरीबों का देवता भी इनको माना जाता है। क्यों? इन्होंने बड़ा काम किया है, वीर सुरेंद्र साई। और झारसुगुडा का शायद नाम आपने सुना होगा। ठीक है, झारसुगुडा हवाई अड्डे का नाम बदल करके वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा कर दिया गया है। वीर सुरेंद्र साई झारसुगुडा हवाई अड्डा, ये इसका पूरा नाम रखा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। लिख रहा है सुरेंद्र साई स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय नेता थे, जो संबलपुर अब उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, छोटे शहर खेड़ा में 1809 में पैदा हुए थे। ठीक है, और इन्होंने बड़ा योगदान दिया था, ठीक है, देश को आज़ादी दिलाने में। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च किया? ठीक है, फोर्टिफाइड चावल। ठीक है, फोर्टिफाइड चावल क्या करेगा दोस्तों? ये थोड़ा सा एंटीक है। होता क्या है ना कि चावल में अगर पॉलिश वगैरह हट जाए या फिर ये कुछ ज़्यादा चीज़ें हो जाती है तो बहुत सारे नए नए रोग होते हैं। ठीक है, तो उन रोगों से बचाने के लिए यहाँ पर जो है इसमें बहुत अच्छे मात्रा में जो है चीज़ें मिली रहेंगी, जैसे आयरन वगैरह भी इसमें है। हालांकि आयरन वगैरह के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा सा है, फोर्टिफाइड चावल। ठीक है, और इसको किस राज्य ने बनाया है? तो चावल का कटोरा भी इसको जानते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ को, तो याद रखेगा। ठीक है, कर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण की लॉन्च करने की व्यवस्था बनाई है। और इसमें इस प्रकार के चावल में आयरन, विटामिन B12, ठीक है, जिसमें कोबाल्ट आप बोलते हैं, फोलिक एसिड हो गया जो ब्लड के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इन सबको डाला गया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस चावल का इस्तेमाल कुपोषण को दूर करने के लिए और एनीमिया रोग को दूर करने के लिए किया जा रहा है। एनीमिया रोग में क्या होता है? व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, तो कुपोषण और एनीमिया से बचाने के लिए इस फोर्टिफाइड चावल को लॉन्च किया गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर द्वारा, सेंटर और किसकी द्वारा हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी विकसित किया जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी विकसित करने पर समझौता हुआ है किसके किसके मध्य में? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC, इसके साथ साथ और कौन है? तो याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। देखिए IIT लिख देता है ना तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाता है, जबकि यहां पर उत्तर क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, IISc बेंगलुरु जो है उसके और IOC के बीच में समझौता हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर लिख रहा है कि हाल ही में IISc बेंगलुरु और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने बायोमास गैसीकरण पर आधारित हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। बायोमास गैसीकरण बायोमास को हाइड्रोजन और अन्य उत्पादों में परिवर्तित करने वाली एक प्रक्रिया है। हाइड्रोजन डीजल और गैस की तुलना में प्रति यूनिट अधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसीलिए इसकी तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा है। हाल ही में TN कृष्णन का निधन हो गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। TN कृष्णन ये किससे संबंधित थे? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो TN कृष्णन मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये वायलिन से संबंधित है। किससे? याद रखिएगा, संगीत आप बोल सकते हैं, यहाँ पर संगीत से संबंधित थे TN कृष्णन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, केरल में इनका जन्म हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। कर्नाटक संगीत वायलिन वादक, ठीक है, याद रखिएगा, ये वायलिन बजाते थे और कई बार इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा चुका है। बाकी पद्म भूषण, पद्म विभूषण वगैरह भी दिया गया, इसलिए आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कल के लिए दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं, और आज आप करंट अफेयर देखिए, आगे से मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूटी के साथ चीज़ें बनी रहें। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।